जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे। और ये पेपर जो है आपको 4 अक्टूबर 2015 को सेकेंड पाली में हुआ था। प्रथम पाली का पेपर हो चुका है और सेकेंड पाली के हिंदी एवं रीजनिंग हो चुके हैं। आज बारी है जनरल नॉलेज एवं जनरल अवेयरनेस, तो ये भी कर लेते हैं। इसमें आपके 25 प्रश्न दिए गए हैं जो कि मैं करूंगा, 25 के 25, और एक प्रश्न लास्ट में जो कि करंट अफेयर्स से होते हैं वो आपसे मैं पूछूंगा, तो उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एवं मैं आपको बता दूं कि यदि आप कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको सीआरपीएफ, सीएएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, एनआईए, आईटीबीपी, एसएसएफ एवं असम राइफल के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल एवं ट्रेडमैन, इन तीनों एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आपके जो प्रश्न आते हैं वह कहीं ना कहीं इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि यहाँ पर 26 देखिए दिया गया है, द ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट आर यूजुअली रिफर्ड एज द बाल्टिक कंट्रीज कंसिस्ट ऑफ। कहा जा रहा है कि बाल्टिक कंट्रीज, बाल्टिक देशों के ग्रुप में कौन कौन से देश आते हैं ये आपको बताना है। तो सर्वप्रथम बाल्टिक देश के बारे में जानने से पहले आप थोड़ा सा जानकारी ले लो बाल्टिक सागर के बारे में। बाल्टिक सागर जो है वह अटलांटिक सागर का एक भुजा है। और ये जो बाल्टिक सागर है वह आपके डेनमार्क हो गया, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रूस, स्वीडन एवं उत्तरी मध्य यूरोप के मैदानों से घिरा हुआ है। उसी मैदानों में जो पूर्वी तट पर आते हैं, ठीक है, पूर्वी तट पर जो आते हैं वो देश आपके बाल्टिक देशों के ग्रुप में चले आते हैं। तो पूर्वी तट पर कौन कौन आता है? तो पूर्वी तट पर आपको एस्टोनिया, लताविया एवं लिथुआनिया आते हैं। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 26 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अब आपका अगला देखिए 27 दिया गया है, द न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच द मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इज कॉल्ड। उस नाभिकीय विक्रिया को क्या बोला जाता है जिसमें द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो देखिए आप जानते हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है वह मूल तौर पर दो टाइप के होते हैं। एक आपका एंडोथर्मिक, दूसरा आपका एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, यहाँ पर देखिए आपके फर्स्ट में एंडोथर्मिक दिया गया है। तो एंडोथर्मिक में उष्मा का शोषण होता है। यदि हम बातचीत करें नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे बनता है तो N2 प्लस O2, जिससे हमारा 2NO बनता है। यहाँ पर शोषण हो रहा है। और वहीं पर जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है वह एक्सोथर्मिक में आता है। एक्सोथर्मिक देखिए यहाँ पर आपको डी में दिया गया है। एक्सोथर्मिक के लिए जैसे कि H2 प्लस O2 H2O बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उष्मा उत्पन्न हुई और आपका जल बनकर तैयार हो गया। तो ये प्रक्रिया आपको एक्सोथर्मिक कहलाती है। आपसे क्या पूछा गया था? जहां पर द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो द्रव्यमान जो है यह ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, यह आपका एक्सोथर्मिक कहलाया। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका उत्तर 27 का डी हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 दिया गया है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन द म्यूटिनी ऑफ 1857 टुक प्लेस। कहा जा रहा है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो देखिए उस समय भारत के वायसराय जो थे वह थे आपके कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, जो कि 28 फरवरी 1856 से लेकर 21 मार्च 1862 तक अपने पद पर रहे थे वायसराय के रूप में। तो उस समय ही विद्रोह हुआ था 1857 में, है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी, लॉर्ड कैनिंग। तो 28 का बी उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपको 29 दिया गया है, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन्स द फॉलोइंग। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या शामिल थे? तो सर्वप्रथम मुझे ये बताइए, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? तो उसका नाम था एबीसी बैरी कंप्यूटर, जो कि शायद 1939 से लेकर 42 तक यूज में आया था। और इसमें आपके वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। और ये आपके अलजेब्रिक मतलब बीजगणितीय गणनाओं के लिए प्रयोग में लाया गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 29 का सी हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। तो 29 का सी उत्तर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 दिया गया है, Which revolution was started by the government of India increase the milk output? तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति आई थी? तो सबसे सिंपल सी बात है, दूध आपका सफेद होता है और सफेद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हाइट। तो श्वेत क्रांति जो है वह चलाई गई थी दूध उत्पादन के लिए। ऐसे ही पीली क्रांति चलाई गई,
ठीक है, हरित क्रांति चलाई गई। तो इन सब क्रांति के बारे में आपको जान लेना है। यदि आप इस सब के बारे में जानकारी रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है येलो रिवॉल्यूशन। तो येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति जो थी वह मेन रूप से ऑयल्स के लिए था, ठीक है, ऑयल्स के लिए। नेक्स्ट देखिए आपका दिया गया है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये आपके एग्रीकल्चर इससे रिलेटेड था। और नीली क्रांति दी गई है, यह आपके फिश प्रोडक्शन, मछली उत्पादन में महत्वपूर्ण साबित हुआ, इन सब के लिए शुरुआत किया गया था। और श्वेत क्रांति आप जानते ही हैं, दूध के लिए। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 30 का डी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए 31 दिया गया है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन एंड हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज फॉल इन द, कहता है कि संविधान के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय किस सूची में आते हैं, किस सूची में आते हैं। संविधान का 7वां अनुसूची है, संविधान के 7वें अनुसूची में इसका वर्णन आपको किया गया है। और इस अनुसूची में जो दूसरा, ठीक है, सेकेंड लिस्ट कहिए या फिर आप राज्य लिस्ट कह सकते हैं, राज्य सूची, तो इसके अंतर्गत इसको डाला गया है, जिसमें कि अभी करेंटली 61 मद हैं और पहले जब स्टार्ट हुआ था उस समय 66 मद हुआ करते थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 31 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, स्टेट लिस्ट। चलिए आगे बढ़े, 32 आपको दिया गया है, द मेथड दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। कहा जा रहा है कि पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो उपयोग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट डाल देते हैं, आसवन विधि का प्रयोग करते हैं या फिर कास्टिक सोडा, इन सब का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, पानी की अस्थायी कठोरता। यदि अस्थायी कठोरता की बात की जाए तो जल में क्या होता है कि क्लोराइड, कैल्शियम, सल्फेट ये सब घुले होते हैं, इसी की वजह से उसमें क्या होता है कि अस्थायी कठोरता पाई जाती है, जो कि पानी को गर्म करके नहीं हटाया जा सकता है। इसीलिए बॉइलिंग का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए। अस्थायी कठोरता को हटाना है तो सोडियम कार्बोनेट का यूज कर लीजिए, आसवन विधि का प्रयोग कर लीजिए, कास्टिक सोडा का प्रयोग कर लीजिए। तो उत्तर क्या होगा यहाँ पर, उत्तर आपका 32 का डी हो जाएगा। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 33 दिया गया है, अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ओ कैन रिसीव ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन विथ ब्लड ग्रुप्स। कहता है कि ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति किससे रक्त प्राप्त कर सकता है। देखिए यूनिवर्सल डोनर के रूप में तो है ओ, लेकिन एक्सेप्ट किससे करेगा, तो एक्सेप्ट सिर्फ आपके ओ ब्लड ग्रुप वाले से ही करेगा, उसके अलावा यह किसी से ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो उत्तर क्या हो गया, 33 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 आपको दिया गया है, हैवी ग्रे क्लर्ड क्लाउड्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर रेन आर कॉल्ड। कहता है कि भारी धूसर रंग के बादल जो वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं वह क्या कहलाते हैं। तो जो वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं वह आपके निम्बो स्ट्रेस कहलाते हैं। निम्बो स्ट्रेस को हिंदी में वर्षा स्तरीय मेघ कहा जाता है। यहाँ पर ये देखिए क्यूमुलस दिया गया है, तो क्यूमुलस का मतलब होता है कपासी मेघ, कपासी मेघ। नेक्स्ट देखिए आपका सीएस दिया गया है, इसका मतलब होता है पक्षाभ मेघ। और नेक्स्ट आपका दिया गया है निम्बस, इसको चमक या प्रभा मंडल कहा जाता है, प्रभा मंडल। तो इन सब में यदि भारी धूसर रंग के बादल आते हैं तो वह वर्षा स्तरीय मेघ कहलाते हैं, निम्बो स्ट्रस कहलाते हैं, जो कि डी में दिया गया है। तो आपका 34 का डी उत्तर हो जाएगा। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 35 दिया गया है, रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है ना, रामकृष्ण मिशन जो है वह 1 मई 1897 को स्थापित हुआ था, ठीक है, 1 मई 1897 को स्थापित हुआ था और स्वामी विवेकानंद के द्वारा यह स्थापित किया गया था। और इसका यदि हम मुख्यालय की बात करें तो यह हावड़ा में है। हावड़ा कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 35 का ए उत्तर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन वाज स्टार्टेड बाय स्वामी विवेकानंद ऑन 1 मई 1897। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि फ्री मॉक टेस्ट
जो कि ऑनलाइन है। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप जाकर टेस्ट दे सकते हो। उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हिंदी वाले हिंदी में जाएंगे और इंग्लिश वाला जो चूज करेंगे वो इंग्लिश में। दो अलग अलग सेट रहेंगे, तो जो हिंदी करना चाहते हैं वो हिंदी वाले सिलेक्ट करें, जो इंग्लिश करना चाहते हैं वो इंग्लिश वाले सिलेक्ट करें। और पीडीएफ्स वगैरह सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी जानकारी आपको हासिल करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम इस पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है 7979946092। ज्यादातर आप लोग टेलीग्राम का प्रयोग करें, पीडीएफ वगैरह जो भी आपको खरीदनी हो आप वहां पर खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 36 दिया गया है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द फर्स्ट टू गिव वोमेन द राइट टू वोट। मतलब सर्वप्रथम ऐसा कौन सा देश है जिसने महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया। तो ये देश आपका न्यूजीलैंड बना 1893 में इसने ये अधिकार प्राप्त किया था। और वह भी संसदीय चुनाव में, संसदीय चुनाव में इसने संसदीय चुनाव में इन्होंने महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त किया। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 36 का ए हो जाएगा न्यूजीलैंड। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 दिया गया है, हु इज द वोमेन बॉक्सर टू विन सिल्वर मेडल इन लंदन ओलंपिक्स ऑफ 2012। 2012 के लंदन ओलंपिक्स में रजत पदक जीतने वाली महिला मुक्केबाज कौन है। देखिए सिल्वर मेडल की बात की गई है तो सिल्वर मेडल चाइना के रेन कैनन ने जीती थी। ठीक है, जब यह प्रश्न आया था तो उसमें यह ऑप्शन गलत था, यहाँ पर ऑप्शन सही किया गया है, यहाँ पर ये डी हो जाएगा। यदि उन लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल की बात की होती तो फिर मैरी कॉम आते। ठीक है, यूएसए के एक और इंडिया के मैरी कॉम को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया था उस समय 2012 में, इसके अंतर्गत ये आते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा 37 का डी हो जाएगा। और जो ओरिजिनल पेपर है उसमें यह आंसर गलत है, इसलिए बच्चों को 1 नंबर दिया गया था। यदि क्वेश्चंस में ऑप्शन गलत होते हैं तो आप उसे छोड़ कर आएंगे, कर नहीं छोड़ के आओगे तो आपको 1 मार्क्स अवार्ड के रूप में दिए जाएंगे। अन्यथा यदि आप गलत करके आओगे तो आप वहां पर फंस जाओगे। इसलिए ध्यान क्या रखना है, जो क्वेश्चन आपको गलत लगे उसको छोड़ देना है। और निगेटिव मार्किंग भी इस बार, तो जो क्वेश्चन आए वही आपको करके आना है। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 38 दिया गया है, द कॉन्टिनेंट्स ऑफ कंट्रास्ट, मतलब विरोधाभास का महाद्वीप। देखिए एक विविधताओं की वजह से जो है अफ्रीका को, ठीक है, अफ्रीका को विरोधाभास द्वीप कहा जाता है, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 38 का उत्तर आपका डी हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 39 आपको दिया गया है, साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट एंड एंटी अपार्थाइड आइकन नेशनल मंडेला डाइड ऑन। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति और रंगभेद विरोधी प्रतीक जो है नेल्सन मंडेला माने जाते हैं। तो उनका निधन कब हुआ ये बताना है। तो नेल्सन मंडेला का जो निधन है वह आपके 5 दिसंबर 2013, ठीक है, 5 दिसंबर 2013 को हुआ था। और नेल्सन मंडेला जो है वह 1994, ये बार बार पूछा जाता है, 1994 से लेकर 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे थे एवं प्रथम अश्वेत अधिकारी के रूप में भी यही चयनित हुए थे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये बार बार पूछा जाता है। इनकी मृत्यु और ये कब से कब तक राष्ट्रपति रहे थे ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति पद पर रहे थे, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो 39 का उत्तर क्या हो जाएगा 39 का उत्तर आपका डी हो गया। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। 40 आपको दिया गया है, पॉपुलेशन सेंसस टेकन वंस इन, जनसंख्या जनगणना कितने साल में एक बार की जाती है। तो जनसंख्या जनगणना जो है वह प्रत्येक 10 साल में एक बार की जाती है। और इसकी शुरुआत आपको 1871 में किया गया था। 1871 के बाद प्रत्येक 10 साल के बाद इसकी काउंटिंग की जाती है। इससे क्या होता है कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, भौगोलिक वितरण क्या हुआ, इन चीजों का पता चलता है। अब देखिए 2021 में हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी थोड़ा कोविड की वजह से यह पोस्टपोन्डेड चल रहा है। 2011 में लास्ट हुआ था, तो अभी तक आपको 2011 का पढ़ना है, क्योंकि 2021 में भी नहीं हुआ है, इसलिए डाटा इसी से आएगा। तो ये आप पढ़ के तैयार रहिएगा। समझ गए, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा 40 का उत्तर आपका सी हो जाएगा।
और यदि कोई विद्यार्थी इसे भविष्य में देख रहे हैं, मतलब 2021 के बाद देख रहे हैं, तो जो अपडेट आएगा सरकार के अनुसार वो आपको, जो नए आंकड़े आएंगे, सरकार जो आंकड़े देंगे उससे आप याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ें। 41 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एयरसोल। एयरसोल कहने का क्या मतलब है? एयरसोल होता क्या है, पहले तो मुझे ये बताइए। एयरसोल जो होता है यह मूल तौर पे गैसों में तरल बूंदों के रूप में होता है। तरल बूंदों में ठोस के कण, ये दो प्रकार से होते हैं। देखिए, एक तो ये प्राकृतिक भी पाए जाते हैं और मानव निर्मित भी होते हैं। तो प्राकृतिक एयरसोल के अंतर्गत क्या क्या आता है? धुआं आपका चला आता है, ठीक है, स्मॉग। उसके बाद आप देख लीजिए वन स्राव होता है, गिचर भाप होता है, ठीक है, बादल होता है, कोहरा होता है। तो ये सब चीजें आते हैं। और यदि कृत्रिम की बात करें तो कृत्रिम में आपके वायु प्रदूषक हो गए, धुआं हो गए और धूल हो गए। लेकिन कीचड़ किसी में भी नहीं आता है। इसी वजह से एयरसोल का कीचड़ एक प्रकार नहीं है। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, तो उत्तर आपका 41 का सी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 42 दिया गया है, अ वेरी हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ब्लोइंग अक्रॉस द नॉर्थ इंडिया प्लेन्स इन समर इज। कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत के मैदानी भागों में बहने वाली अत्यंत गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन क्या कहलाती है? देखिए, ये जो पवन है आप जानते हैं कि मई जून में यह बहुत तेज रहता है। क्या कहते हैं इसको? इसको लू कहा जाता है। पाकिस्तान और भारत में इसको लू कहा जाता है, ठीक है। और यह पाकिस्तान से ही चलता है। मई जून की बात है और भारत पाक का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां से यह बहना शुरू होता है और पूरे नॉर्थ भारत में बह जाता है। ये क्या होता है? ये आपके गर्म, शुष्क या फिर दोपहरी हवा के रूप में जाना जाता है। लोग कहते हैं ना कि दोपहर में बाहर मत जाओ, लू लग जाएगी। तो लू क्या होता है? एक गर्म हवा होती है जिससे बचाव के लिए लोग गर्मियों के दिन में, जून या फिर मई कह लीजिए, इसमें आपके दोपहर के समय बाहर निकलने को मना किया जाता है। ठीक है, समझ गए? तो 42 का उत्तर क्या हो जाएगा? 42 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, लू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे आपका 43rd दिया गया है, द फर्स्ट पीएम हु हैड रिजाइंड विदाउट अटेंडिंग पार्लियामेंट सेशन वाज। कहा जा रहा है कि पहला प्रधानमंत्री जिसने संसद सत्र में भाग लिए बिना ही इस्तीफा दे दिया। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है नए एग्जामों में भी। पुराने एग्जाम में तो पूछे ही गए हैं 2015 में, नए एग्जामों में भी यह बार बार पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इसका उत्तर आपका चौधरी चरण सिंह होगा। चौधरी चरण सिंह जो थे वह 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक पद पर रहे थे। हुआ क्या था कि इनके विरोध में ना भूमि कानून के तहत मुकदमा चला और उसी मुकदमा में क्या हुआ कि श्रीमती इंदिरा गांधी के जो भी सहयोगी थे वो सभी सहयोग करने से इनकार कर दिए। और इनकार किए तो इनकी सत्ता गिर गई और ये बिना संसद सत्र अटेंड किए ही अपना इस्तीफा दे दिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 43rd का उत्तर आपका सी हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 दिया गया है, विच मौर्य रूलर ए कंप्लेंट भद्रबाहु टू श्रवणबेला। कह रहा है कि कौन सा मौर्य शासक जो है वह भद्रबाहु के साथ श्रवणबेल गोला गए थे। देखिए, श्रवणबेल गोला की बात की जा रही है तो आप याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह 300 ईसा पूर्व, 300 एडी, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या हुआ था, जब अकाल आया था तो अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सिंहासन त्याग कर दिया, अपने पुत्र बिंदुसार को राजा बना दिया था, राज्यभार सौंप के। फिर जैन गुरु जो थे भद्रबाहु, उनके साथ श्रवण बेलगोला गए थे। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि आपके बी में दिया गया है। तो 44 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 45 दिया गया है, द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ वर्ल्ड इज। कहा जा रहा है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए, विश्व के महाद्वीप के बारे में यदि आप जानते हैं तो 7 हैं। सबसे पहले आपका एशिया आता है, दूसरा आपका अफ्रीका आता है, तीसरा आपका उत्तरी अमेरिका आता है, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा आपका यूरोप, सातवां आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इन सभी में सेकंड पोजीशन पे जो है वह आपका अफ्रीका आया। अफ्रीका देखिए डी में दिया गया है, तो 45 का डी उत्तर हो गया। फर्स्ट में कौन आता है? एशिया आया। और सबसे आखिरी 7वें पे कौन सा आया? ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों आप याद रखेंगे। बीच वाला भी पूछ सकता है, जैसे कि इसमें पूछ दिया है सेकंड वाला, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 7 हैं, सातों मैंने बता दिया है, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। 46 आपको दिया गया है, हु प्रोपाउंडेड द डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया?
ये आपको बताना है। तो देखिए लाभ के जो गतिशील सिद्धांत हैं, यह आपके जेबी क्लर्क के द्वारा दिया गया था। जेबी क्लर्क ने क्या बताया था कि उत्पादन लागत एवं कीमत के बीच का जो अंतर होता है वह लाभ होता है। तो जेबी क्लर्क देखिए कहाँ दिया गया है, जेबी क्लर्क आपके 46 के सी में दिया गया है। उन्होंने इसके बाद क्या बोला था, उन्होंने उसके बाद ये बोला था कि लाभ वहीं हो सकता है जहां पर अर्थव्यवस्था गतिशील हो। यदि अर्थव्यवस्था रुकी हुई होती है तो वहां कोई भी लाभ नहीं हो रहा होता। तो उत्तर क्या हो गया, 46 का उत्तर सी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 दिया गया है, विच इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एनी सेरेमनी। कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। तो देखिए यदि केंद्रीय समस्या की बात की जाए तो केंद्रीय समस्या में उत्पादन एवं वितरण, ठीक है, वस्तुओं का उत्पादन, प्रोडक्शन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए, ठीक है, वितरण, ये बहुत ही मायने रखता है। और कब कैसे क्या करना है, कहां पर करना है, ये चीजें मायने रखती है। तो क्या कैसे और किसके लिए उत्पादन, ये आपके ए बी और डी में दिया गया है। वहीं सी वाला ऑप्शन देखिए, ये दिया गया है कि निजी लाभ को अधिकतम कैसे करें। तो ये चीज तो नहीं आता है ना केंद्रीय अर्थव्यवस्था की समस्या में। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर आपका 47 का सी हो जाएगा। समझ गए। 48 आपको दिया गया है, एन एम्फोटिक सब्सटेंस एक्ट एज, एक उभयधर्मी पदार्थ के रूप में कौन कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो उभयधर्मी पदार्थ क्या होते हैं बताइए, सबसे पहले तो ये जानिए। उभयधर्मी पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जो कि अम्ल और भस्म की तरह दोनों जगह प्रयोग में लाए जा सके। चाहे अणु हो या आयरन हो, कहीं भी अम्ल एवं भस्म दोनों की तरह प्रयोग में लाए जाएंगे तो वह कहलाएंगे आपके उभयधर्मी पदार्थ। तो देखिए यहाँ पर अम्ल और क्षार दोनों में है ना, बोथ एसिड एंड बेस। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 48 का सी उत्तर हो जाएगा आपका। यहाँ तो सिर्फ डिफिनीशन से काम चल रहा है, यदि आपको इसका परिभाषा आता होगा तो प्रश्न आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 49 दिया गया है, इन इंडिया नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये आपको जानना है। तो देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस जो है इसकी शुरुआत या घोषणा कहा जाए तो 1984 में किया गया था। 1984 में घोषणा की गई थी कि हम लोग जो है 12 जनवरी को क्या मनाएंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस। और यह लागू कब से हो गया, तो यह लागू आपके 1985 से हो गया। 1985 से हम लोग इसको प्रत्येक साल मनाने लग गए। तो उत्तर क्या हो जाएगा 49 का, 49 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, 12 जनवरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 50 दिया गया है, लुई पास्चर डिस्कवर्ड। लुई पास्चर ने किस चीज का खोज किया था। तो लुई पास्चर जैसे आप सुनते हैं तो आपको रेबीज के टीके, रेबीज के टीके का जो खोज है वह लुई पास्चर के द्वारा किया गया था और वह 6 जुलाई 1885 को फर्स्ट टाइम परीक्षण भी किया गया था एक 9 वर्ष के बच्चों के ऊपर। ठीक है, एक 9 वर्ष का बच्चा था, उसको सबसे पहले ये वैक्सीन पड़ी थी। तो वैक्सीनेशन का खोज हुआ था ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा 50 का, जल्दी से बताइए। 50 का सी उत्तर हो जाएगा, वैक्सीन का टीका। ठीक है, तो यहाँ तक आपके 25 के 25 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब बारी है आज के प्रश्न की। देखिए आपका प्रश्न क्या है, द करेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वर्तमान सेना अध्यक्ष कौन है ये बताना है और ये आपको 2021 के अनुसार बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन सही है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आशा करते हैं कमेंट करेंगे, क्योंकि यदि आप ये सब प्रश्न पढ़ते हैं तो गारंटी है जो करंट अफेयर्स आएगा आपका आगे उसमें ये सब काम चले आएंगे। बाकी जो स्टैटिक जीके हैं वो तो आप यहाँ से कवर कर ही रहे हो, लेकिन जो करंट वाला है तो वो मैं आपसे डेली पूछ लेता हूँ ताकि आप उसे स्टडी करो और यदि ये करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में आए तो आप आसानी से कर लोगे। इसलिए मैं ये प्रश्न डेली पूछता हूँ करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो आप लोग इसका उत्तर जरूर दीजिए, इससे आपका ही फायदा होगा। तो चलिए मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।